नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे भूचाल की जिसने पूरी दुनिया के समीकरण बदल कर रख दिए हैं। एक ऐसी जंग जिसने दोस्त और दुश्मन सबकी असलियत सामने ला करके रख दी है। मतलब दोस्तों, हमारा मित्र कौन था और पाकिस्तान के मित्र कौन थे और अब उनके साथ में क्या कुछ हुआ है। दोस्तों, कई सारे सवाल हैं जो सबके जहन में खड़े हो रहे हैं। पहली बात तो ये दोस्तों कि क्या आप ये जानते हैं कि 7 मई से लेकर के 10 मई के बीच में यानी कि 4 दिनों के अंदर कैसे पाकिस्तान के मददगार चीन, तुर्की और अजरबैजान की कमर टूट चुकी है। कैसे उनके अरबों खरबों डॉलर के हथियार अब कबाड़ साबित हुए हैं और उनकी डिफेंस इंडस्ट्री पर अब ताला लगने की नौबत आने वाली है। पाकिस्तान की एक भूल ने कैसे भारत को वो मौका दे दिया है कि चीन की रातों की नींद हराम हो गई है। कैसे अमेरिकी फाइटर जेट्स और उनकी मिसाइलों की इज्जत भी पाकिस्तान ने तार तार कर दी है, नीलाम करके रखती है। वहीं दूसरी ओर इजराइल, रूस, फ्रांस जैसे भारत के दोस्तों को कैसे अब बम्पर फायदा हुआ है। कैसे उनके हथियार वॉर टेस्टेड का तमगा लेकर के अब बहुत तगड़ा भूचाल मचा रहे हैं। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर ने कैसे मेड इन चाइना की पूरी पोल खोल करके रख दी और पाकिस्तान के 9 अरब डॉलर के चीनी हथियार क्यों मिट्टी में मिल गए। कैसे इसी जंग ने भारत को दुनिया का नया बॉस बना दिया है और कैसे हमारे देसी सिस्टम्स ने ऐसा क्या कमाल कर दिया है कि दुनिया अब देखती रह गई है। और दोस्तों, भारत के अपने स्वदेशी डिफेंस मार्केट और हथियारों की डिमांड दुनिया भर में क्यों अब आसमान छू रही है और कैसे अब भारत की असली बल्ले बल्ले होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो दमदार होने वाला है क्योंकि यह सच जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि पाकिस्तान का साथ देने वालों के साथ में क्या हुआ और भारत का साथ देने वालों के साथ में क्या हुआ है। तो दोस्तों, यह कहानी केवल 4 दिनों की है, 7 से लेकर के 11 मई के बीच में, यानी कि 4 दिन। लेकिन इन 4 दिनों में वो हुआ है जिसने इतिहास बदल दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक छोटा मगर तंग हाई लेवल, एक हाई इंटेंसिटी युद्ध हुआ है और इस जंग की सबसे बड़ी खासियत थी लेटेस्ट वेपन्स और दिमाग चकरा देने वाली मिलिट्री स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल। और इसी जंग के आखिरी दौर में भारतीय सेना ने चलाया ऑपरेशन सिंदूर। ये कोई मामूली ऑपरेशन नहीं था दोस्तों, ये एक ऐसा जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन था जिसने दुश्मन की कमर तोड़ के रख दी, उसकी सारी हेकड़ी निकाल के रख दी और जंग का पासा पलट के रख दिया। नतीजा क्या हुआ दोस्तों? पाकिस्तान को एक और शर्मनाक हार का मुंह देखना पड़ा है। इस जंग में पाकिस्तान के 3 खास दोस्तों यानी कि चीन, तुर्की और अजरबैजान ने खुलकर उसका साथ दिया था। ये बात भारत के लोगों को तो बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने इन देशों के खिलाफ अब गुस्सा जाहिर करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, लोगों ने तो इन देशों का बहिष्कार करने की मांग भी स्टार्ट कर दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या फर्क पड़ेगा। तो सुनिए दोस्तों, भारत के इन तीनों के तीनों देशों के साथ में बहुत तगड़े कारोबारी रिश्ते हैं। हर साल हम इनसे सैकड़ों अरब डॉलर का कारोबार करते हैं। लेकिन अब भैया चक्कर पड़ने वाला है। पिछले कुछ सालों में तो इन देशों में घूमने जाने वाले भारतीयों की संख्या भी काफी ज्यादा हो गई थी। लेकिन अब दोस्तों, इन देशों ने खुलेआम पाकिस्तान का साथ दिया है तो अंजाम तो बेटा भुगतना ही पड़ेगा और इसका असर तो अब पड़ने वाला है। एक अंदाज के मुताबिक पिछले साल यानी कि 2024 में तुर्की और अजरबैजान ने सिर्फ भारतीय पर्यटकों से ही करीब 4,000 करोड़ रुपए कमाए थे। अब सोचिए, जब लोग वहां जाना बंद कर देंगे तो उन्हें कितना बड़ा नुकसान होगा। ये कोई सरकारी प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन भारत की आम जनता का ये फैसला आने लग गया है, जिससे दोस्तों अब इन देशों की हालत है ना वो खराब होने वाली है। दोस्तों, कुछ ट्रेवल साइट्स ने तो भारतीयों को ये तक सलाह दे डाली है कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो तुर्की और अजरबैजान की यात्रा करने से बचें। पुणे के व्यापारियों ने तो तुर्की से सेब ना खरीदने का फैसला कर लिया है। तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान के जो मार्बल कारोबारी हैं वो इस तुर्की से बहुत ज्यादा खरीदारी किया करते थे, उन लोगों ने बिल्कुल बायकॉट तुर्की कर दिया है। गोवा के होटल्स और गोवा विलाज ने तो तुर्की के लोगों को अपने यहाँ रुकने की सुविधा देने से भी मना कर दिया है। कुछ ट्रैवल एजेंट्स तो लोगों को तुर्की की जगह ग्रीस जाने की सलाह दे रहे हैं। उदयपुर के जो मार्बल कारोबारी हैं वो बाकायदा कहने लग गए हैं कि तुर्की के साथ में अपना सारा का सारा कारोबार वो बंद करने जा रहे हैं। अब आप ही बताइए, जब इतने सारे लोग मिलकर के किसी देश का बहिष्कार करेंगे तो उस देश की इकोनॉमी पर कितना बड़ा असर पड़ने वाला है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम इस तुर्की की ही खोज खबर ले लेते हैं। तुर्की की जो वेपन इंडस्ट्री है, खास करके उसने ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर एक बड़ी हवा बनाई थी, लेकिन अब वो हवा फुस हो चुकी है इस जंग के दौरान।
पाकिस्तानी सेना ने तुर्की के बने हुए बायरक्टार TB2 ड्रोन का इस्तेमाल किया था। साथ ही कई सारे वेपन्स का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम्स के सामने उनकी एक ना चली। वो खिलौने बन करके गिरते रहे। शुरुआत में बायरक्टार ड्रोन्स ने कुछ छोटी मोटी सफलताएं जरूर दिखाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही दोस्तों हमारा जो मॉडर्न डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट हुआ तो उसकी सारी हेकड़ी निकल के रख गई। दोस्तों जब से ये ड्रोन बने थे तब से, यानी कि एक साल के अंदर अंदर अब इसकी हालत है वो खराब होना शुरू हो गई है, क्योंकि सबसे बड़ी हालत तो इसकी भारत वाले इस युद्ध के दौरान ही हुई है। अब दोस्तों एक्सपर्ट्स का कहना है कि TB2 जैसे मीडियम एल्टीट्यूड पर धीमी गति से उड़ान भरने वाले UAV एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सामने टिक नहीं पाते हैं, और ये बात रूस यूक्रेन युद्ध में भी साबित हो चुकी है। हालांकि वहां पर कुछ ऐसा हुआ था कि इस ड्रोन ने बहुत बड़ा डेंट रूस को पहुंचाया था, लेकिन जब ये भारत के सामने उतरा तो भाई साहब यहाँ तो हमारे आकाश डिफेंस सिस्टम ने और साथ ही बराक 8 और उसके बाद तो हमारे पास में बाकी प्रणालियां भी मौजूद थी, यानी कि S-400 सबके सामने इनके तोते उड़ा करके रख दी। इससे दोस्तों तुर्की के हथियारों की, खास करके ड्रोन्स की प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा है। नतीजतन जो देश पहले नागर्नो काराबाख और यूक्रेन में इन ड्रोन्स की सफलता से बहुत ज़्यादा इंप्रेस होकर के इन्हें खरीदने के लिए पूरी दुनिया के अंदर भोकाल मचाए पड़ा था, बहुत सारे देश जो थे वो इन्हें खरीदने के लिए हाथों हाथ आ रहे थे, लेकिन अब तो भाई साहब पूरे के पूरे हाथ पीछे हो चुके हैं। इस जंग में तुर्की सिस्टम्स की हर तरह से नाकामी के बाद में पाकिस्तान जैसे जो ग्राहक थे अब उनका भरोसा भी डगमगाने लग गया है। ऐसे में अगर भविष्य के अंदर तुर्की से ड्रोन या फिर हथियार खरीदना कम होता है या फिर कड़े क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की डिमांड होती है, तो फिर दोस्तों तुर्की का ये जो उद्योग है, यानी कि उसकी वेपन इंडस्ट्री है, वो तबाह होना तय है। दोस्तों कुल मिलाकर के कहा जाए तो तुर्की की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसकी छवि भारत के साथ में पाकिस्तान का युद्ध हुआ उससे बहुत तगड़ी नुकसान में चली गई है। उसकी इकोनॉमिक कमाई और स्ट्रेटेजिक विस्तार दोनों पर गहरा आघात लगा है। तुर्की का सपना था इस्लामिक दुनिया का लीडर बनने का, उनको खलीफा बनना था अपने हथियारों के दम पर, लेकिन भारत ने उस सपने को सबसे तगड़ी तरीके से डेंट पहुंचा दी। और दोस्तों अब भारत उसे और भी ज़्यादा डेंट पहुंचाने में लगा हुआ है। दरअसल पिछले कुछ सालों के अंदर दोनों देशों के बीच में जो कारोबार था बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ रहा था। 22-23 के अंदर यहाँ पर जो आंकड़ा था वो 13.8 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया था। हालांकि दोस्तों 23 और 24 के अंदर थोड़ी सी गिरावट आई और ये 10.43 बिलियन तक रहा, लेकिन अब इसके अंदर बहुत तेज़ी से गिरावट आने वाली है। बड़ी बात तो ये है कि भारत को इस कारोबार में बड़ा फ़ायदा था, लेकिन इसके बावजूद भी तुर्की ने जिस तरीके की हरकत की है वो उसे बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाने वाली है। दोस्तों भारत तुर्की को ज़्यादातर जो गाड़ियाँ, केमिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचता है, वहीं तुर्की से हम फ्यूल, मशीनरी, सीमेंट और ड्राई फ्रूट्स खरीदते हैं। तुर्की की कई सारी कंपनियां हैं वो तो भारत में बहुत ज़्यादा मशहूर भी रही हैं। इतने नहीं दोस्तों, भारत के पर्यटक बड़ी तादाद के अंदर इस देश में घूमने के लिए जाते हैं और आजकल तो शादियों का दौर भी बड़ा तगड़ा चल रहा है। भारत के जो लोग हैं वो वहाँ पर शादी करना पसंद कर रहे थे, लेकिन अब सोचिए दोस्तों भारत ने जब इसका स्क्रू टाइट किया है तो अब तुर्की का क्या होगा, यानी उसको कारोबार के अंदर बहुत बड़ा डेंट पहुंचने वाला है। अब बात कर लेंगे अजरबैजान की, तो इसने भी पाकिस्तान का खुल करके साथ दिया। भले ही अजरबैजान के हथियार चीन या तुर्की जितने बड़े नहीं हैं, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के इस दोस्त को भी युद्ध के अप्रत्यक्ष प्रमाणों से स्ट्रेटेजिक नुकसान उठाना पड़ा है। अजरबैजान ने इंटरनेशनल मंचों पर खुल करके पाकिस्तान का समर्थन किया है और हो सकता है कि पर्दे के पीछे कुछ मिलिट्री टेक्निकल्स या फिर इंटेलिजेंस पार्टनरशिप भी उनकी चल रही हो, लेकिन भारतीय विजय के बाद में अजरबैजान आज खुद को डिप्लोमेटिक लेवल पर एक कमज़ोर स्थिति में पा रहा है। एक तरफ भारत ने इस युद्ध के दौरान और बाद में अजरबैजान के कट्टर दुश्मन आर्मेनिया के साथ अपने रक्षा सहयोग को और ज़्यादा गति दे दी है। दोस्तों जंग के दौरान और उसके बाद में भारत और आर्मेनिया के बीच हथियार सप्लाई के नए समझौतों पर काम तेजी के साथ में स्टार्ट हो चुका है। आपको बता दूं दोस्तों कि आर्मेनिया पहले से ही भारत की पिनाक रॉकेट प्रणाली और आकाश 1S वायु प्रणाली जैसे हथियारों के लिए करीब $600 मिलियन के ऑर्डर दे चुका है। इससे वो भारत से हथियार लगातार खरीदने वाला देश बन गया है। अब भारत आर्मेनिया को और भी एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी देने पर विचार कर रहा है। ये अजरबैजान के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक चिंता की बात होगी, क्योंकि इससे क्षेत्र में शक्ति संतुलन है वो उसके खिलाफ चला जाएगा।
यानी भारत आर्मेनिया को वेपन्स देगा और वो आर्मेनिया इस बार उसको तगड़े से फोड़ने वाला है, क्योंकि उसके पास में इस तरह के ड्रोन्स ही आते हैं, इस तरह की वेपनरी ही उसके पास में आने वाली है। क्योंकि तुर्की अजरबैजान को सपोर्ट करता था, पाकिस्तान अजरबैजान को सपोर्ट करता था, लेकिन अब इन दोनों के वेपन्स को फोड़ने के लिए तो हमारा आकाश और हमारा उन पे अटैक करने के लिए हमारा पिनाक काफ़ी है। दूसरी ओर दोस्तों, अजरबैजान और भारत के बीच में व्यापार और ऊर्जा संबंध काफी बुरी तरह से अब प्रभावित हुए हैं। भारत अजरबैजान से कच्चा तेल आयात करता रहा है। साल 2023 में तो भारत अजरबैजान से कच्चा तेल खरीदने वाला तीसरा सबसे बड़ा पार्टनर देश था, जिसने $1.227 बिलियन का कच्चा तेल खरीदा था, जो अजरबैजान के कच्चे तेल निर्यात का 7.6% था। दोस्तों, दोनों देशों के बीच में 2005 में व्यापार केवल $50 मिलियन का हुआ करता था, लेकिन 2023 के अंदर ये बढ़कर के 1.435 बिलियन का हो गया, जिसमें भारत का आयात $1.235 बिलियन का रहा और निर्यात $201 मिलियन का था। वही दूसरी बड़ी बात यह है दोस्तों कि भारत के बहुत बड़ी तादाद में लोग अजरबैजान में घूमने के लिए जाते हैं। यहाँ से 10 तक की फ्लाइट हैं वहाँ तक जाने के लिए, यानी 10 फ्लाइट्स कंटिन्यूसली अजरबैजान जाया करती हैं। लेकिन अब वहाँ पर इस सारी की सारी चीज़ें ब्रेक लगने वाली हैं और इससे उसे बहुत बड़ा डेंट पहुँचने वाला है, यानी उसके पर्यटन जो उसका मेन धंधा है उसके ऊपर भारत अब चोट करने वाला है। साथ ही वहाँ से तेल खरीदना तो बिल्कुल बंद ही होने वाला है, यानी अब अजरबैजान अपनी ही मौत मरने वाला है। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं चाइना की। और दोस्तों, अगर पाकिस्तान के आयरन फ्रेंड की बात करें, यानी कि चीन की बात करें, तो अब वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा है। वो दोस्तों पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर बनता फिरता था। चीनी हथियार जिनकी बड़ी बड़ी बातें की जाती थी, जंग के मैदान में दोस्तों ऐसे फुस हुए हैं कि दुनिया देखती रह गई। इनकी रिलायबिलिटी पर इतने बड़े सवाल खड़े हुए हैं कि पूछो मत। मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी एयरफोर्स के JF-17 थंडर फाइटर जेट, जिन्हें चीन और पाकिस्तान ने मिलकर के बनाया है, अपनी टेक्निकल कमजोरियों की वजह से भारत के राफेल और सुखोई जेट्स के सामने टिक तक नहीं पाए। भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम के सामने एक एक करके ये आसमान से गिरते रहे। दूसरा दोस्तों, उसकी मिसाइलें भारत के एयर डिफेंस को भेद तक नहीं पाई। उसकी 100% मिसाइलें मार दी गई। ऊपर से चीन का सबसे घातक मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी कि HQ-9 तो भारत के ड्रोन्स ने ही चुटकियों में राख कर डाला। मतलब जो खुद को नहीं बचा पाया वो दूसरों को क्या बचा सकता है। इस जंग ने चीन की सारी पोल पट्टी खोल करके रख दी है। अब दोस्तों आलम तो ये है कि चीनी हथियार उद्योग बुरी तरह से परेशान है। एक तरफ अरबों डॉलर के जो एक्सपोर्ट सौदे हुए थे दूसरे देशों के साथ में, वो अब खटाई में पड़ते दिख रहे हैं। कोई भी देश अब चीनी कबाड़ खरीदने के मूड में बिल्कुल नहीं है। दूसरी तरफ उसे स्ट्रैटेजिक लेवल पर भी बहुत बड़ा विश्वसनीयता वाला जो संकट है वो देखने को मिला है कि वो सदियों तक इस चीज़ को याद रखेगा। दोस्तों, इस संघर्ष ने चीन की तथाकथित हर मौसम की दोस्ती की सीमाओं को भी उजागर कर दिया है। जब युद्ध विराम की बात आई तो पाकिस्तान ने बीजिंग के बजाय वॉशिंगटन से संपर्क साध लिया और अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसकी घोषणा कर डाली। इस बीच चीन बेहद नाराज हो गया, क्योंकि वो खुद को एक बहुत बड़ा लीडर और वैश्विक शांति का मध्यस्थ दिखाना चाहता था। लेकिन अमेरिका की एंट्री से उसकी सारी की सारी योजना धरी की धरी रह गई। ये घटना दर्शाती है दोस्तों कि जब पाकिस्तान पर अस्तित्व का दबाव बढ़ता है तो वह कुछ महत्वपूर्ण प्रदेशों में अमेरिका को अब भी एक प्रभावशाली मध्यस्थ के तौर पर देखता है, जो चीन के लिए किसी झटके से कम नहीं था। ऊपर से दोस्तों चीन के डिफेंस स्टॉक्स बुरी तरह धड़ाम से गिरे हैं। इनमें गिरावट का सबसे बड़ा कारण था भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष में चीनी हथियारों का फुस निकलना। इससे विदेशी निवेशकों का भरोसा पूरी तरह से टूट गया। चीन के स्टॉक्स एक ही दिन में 9 से 10% तक गिर रहे हैं। दोस्तों, JF-17 थंडर और J-10C फाइटर जेट और PL-15 मिसाइलें बनाने वाली कंपनियों के शेयर लगातार 10% से ज़्यादा पर डे गिर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने इस संघर्ष में चीन में बने हथियारों का इस्तेमाल किया था। लेकिन दोस्तों नतीजा क्या हुआ? भारत के जबरदस्त जवाबी हमलों में चीन में बने ये हथियार कहीं भी टिक नहीं पाए। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने पाकिस्तान के साथ संघर्ष में PL-15 मिसाइलों को भी मार गिराया और इस घटना के बाद तो चीन की मिसाइल टेक्नोलॉजी की असलियत दुनिया के सामने आ चुकी है। सवाल उठने लगे हैं। सोचिए दोस्तों, सीप्री के आंकड़ों के अनुसार चीन 2020 से लेकर के 24 के अंदर पाकिस्तान को मिसाइलें और हथियार बेचने वाला सबसे बड़ा देश रहा है। पाकिस्तान के 81% हथियार चीनी हैं। पाकिस्तान ने चीन से $9 अरब के हथियार खरीदे थे, लेकिन वो सब भारत के सामने बेकार साबित हुए हैं। पाकिस्तान ने चीन के हथियारों का जम करके इस्तेमाल किया, लेकिन भारत ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है और चीनी हथियारों को पल भर में राख करके रख दिया। पाकिस्तान के कई वेपन्स तो अपने निशाने तक भी नहीं पहुंच पाए। चीनी एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि HQ-9B और HQ
16 जिनकी तुलना अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से की जाती है, वो दोस्तों भारतीय स्केल्फ, स्टील्थ, क्रूज मिसाइलों और स्पाइस ग्लाइड बमों को रोकने में बुरी तरह से नाकाम रहे। और बड़ी बात यह रही कि भारत के ड्रोन्स ने इनको मार गिराया। दूसरी ओर दोस्तों भारत के प्रमुख हथियार प्रणालियों ने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी प्रभावशीलता को साबित किया है। ब्रह्मोस ने सबसे ज्यादा तांडव मचाया। इसे रोकना पाकिस्तान के बूते में रहा ही नहीं, क्योंकि ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है, जिसकी गति मैक 3 के करीब है और रेंज 500 से लेकर के 800 किलोमीटर तक है। ये फायर एंड फोगेट सिद्धांत पर काम करती है। इस युद्ध में भारत को अपनी ब्रह्मोस को परखने का मौका मिल चुका है और उसने इसे बिल्कुल सही भी साबित कर दिया है कि वो दुनिया की सबसे शानदार सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसके साथ ही दोस्तों भारत ने बराक 8 सिस्टम का भी भरपूर यूज किया है, जो भारत और इजराइल से मिलकर के बनाया है। इसके अलावा राफेल में लगाई जाने वाली स्केल्फ स्टॉर्म शैडो ने भी तगड़ा बवंडर मचाया है, जो एक लंबी दूरी की डीप स्ट्राइक क्रूज मिसाइल है। इसके अलावा दोस्तों इजरायली स्पाइस बॉम्ब किट ने भी पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाला काम किया है। ऊपर से भारत के आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम और रूस के S-400 ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पूरा का पूरा पाकिस्तान ही ढेर हो गया। दोस्तों इस युद्ध में भारत का साथ देने वाले देशों की भी तगड़ी बल्ले बल्ले हो गई है। इसमें सबसे आगे रहा है इजराइल, जिसके बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, हारूप ड्रोन्स, स्पाइस 2000 बॉम्ब्स और हेरोन निगरानी ड्रोन्स ने भारत की रक्षा में कमाल करके दिखाया है। वहीं भले ही रूस इस युद्ध में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन भारतीय सेना के बेड़े का एक बड़ा हिस्सा रूसी मूल का है, यानी कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स और ब्रह्मोस से लेकर के भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI लड़ाकू जेट्स, थल सेना की T-90 टैंक्स और नौसेना की पनडुब्बियां, इन सब ने युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। रूस के लिए ये सॉफ्ट पावर विक्ट्री जैसा है। तो दोस्तों वहीं इस युद्ध में फ्रांस का भी कोई डायरेक्ट रोल तो नहीं था, लेकिन उससे भी बड़ा फायदा मिला है। फ्रांस के राफेल जेट्स ने अमेरिकी F-16 और चीनी J-17 और J-10C विमानों को हवाई मुकाबलों में धूल चटा दी, और वो भी बिना किसी राफेल के नुकसान के। राफेल से दागी गई स्केल्फ मिसाइलों, हैमर मिसाइलों और मेटोर मिसाइलों ने पाकिस्तान में तांडव ही मचा दिया। दोस्तों इस युद्ध के बाद इंटरनेशनल जगत में ये धारणा मजबूत हो गई है कि भारत अब दुनिया की एक नई रक्षा शक्ति के तौर पर अपनी जगह बना चुका है। जहां एक और चीन और तुर्की जैसे देशों के हथियारों की साख गिर चुकी है, वहीं भारत अपने रक्षा उत्पादों और अपनी सैन्य ताकत से सबको चौंका रहा है। दोस्तों साल 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात 23,622 करोड़ तक पहुंच चुका था, जो एक दशक पहले की तुलना में यानी कि 30 गुना ज्यादा था। लेकिन अब दोस्तों इसमें रॉकेट रफ्तार लगने वाली है। इस युद्ध ने एक मनोवैज्ञानिक बदलाव का काम भी किया है। पारंपरिक रूप से हथियार बाजार में खरीदार वाली छवि से निकल करके भारत अब बेचने वाली छवि में आ चुका है, और उसने ये साबित भी कर दिया है कि उसके हथियार न केवल असरदार हैं बल्कि भरोसेमंद भी हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया में दोस्तों फिलीपींस को भारत ब्रह्मोस और मध्य एशिया में आर्मेनिया को आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स और पिनाका दे रहा है, तो वहीं अफ्रीकन देशों में यानी कि मॉरिशस और सेशल्स में गश्ती पोत देना इस चीज़ का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि भारत अब अपना दायरा बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। और इस युद्ध से भारत की अपनी तकनीकें जैसे कि रुद्रम मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, IT आधारित खुफिया और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स पूरी तरह से चमक चुके हैं। और दोस्तों इनसे आप देख चुके हैं कि कैसे पाकिस्तान और उसके दोस्तों को इस युद्ध में मुंह की खानी पड़ी है, कैसे मेड इन चाइना की पोल खुल चुकी है और कैसे भारत ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। इस मामले में दोस्तों आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। साथ ही ये बताइए कि हमारे जो दोस्त थे उनमें सबसे अच्छा दोस्त आपको कौन सा लगता है।